दोस्तों, ये है हल्दी घाटी। यहाँ हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेवाड़ का सिंह और स्वाभिमान की अग्नि इतिहास के पन्नों पर वक्त की धूल अक्सर कई साम्राज्यों और उनके राजाओं को लील जाती है। समय का पहिया उन लोगों को भुला देता है जिन्होंने महलों के सुख के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। लेकिन अरावली की उन कठोर और पत्थरीली पहाड़ियों में आज भी हवाएं एक ऐसे योद्धा का नाम गाती हैं जिसने गुलामी शब्द को अपने जीवन से हमेशा के लिए मिटा दिया था। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, यह कहानी है इंसान की रूह की उस ऊंचाई की जहां दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर सम्राट भी बौना नजर आने लगता है। 16वीं शताब्दी का वह दौर जब हिंदुस्तान के आसमान पर मुगलिया सल्तनत का परचम अपने पूरे गुरूर के साथ लहरा रहा था। तख्त ए दिल्ली पर बैठा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक ऐसा बादशाह जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सरहद नहीं थी। उसकी तलवार और उसकी कूटनीति ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक एक करके तमाम रियासतों को अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस विशाल मुगलिया समुद्र के बीच एक पहाड़ ऐसा था जो सीना ताने खड़ा था। वह पहाड़ था मेवाड़, और उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम था महाराणा प्रताप। प्रताप कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे उस धरती के अंश थे जहाँ बप्पा रावल और राणा सांगा जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया था। मेवाड़ की मिट्टी में समर्पण का नहीं बल्कि बलिदान का बीज बोया जाता था। जब प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली तब उनके पास विरासत में सोने चांदी से भरे खजाने नहीं थे, बल्कि उनके हिस्से में आई थी कांटों से भरी एक गद्दी। चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ का हृदय था, मुगलों के क्रूर आक्रमण और उस भयानक कत्लेआम का गवाह बन चुका था जहां हजारों निर्दोष लोगों और राजपूत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। चित्तौड़ की उन जलती हुई चिताओं की राख ने प्रताप के सीने में एक ऐसी ज्वाला भड़का दी थी जिसे दुनिया का कोई भी समंदर बुझा नहीं सकता था। प्रताप ने अपनी मातृभूमि की उस दुर्दशा को देखकर एक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ली जो इंसानी बर्दाश्त की हदों को पार कर जाती है। उन्होंने भरी सभा में अपने इष्ट देव एकलिंग जी को साक्षी मानकर सौगंध खाई, जब तक मैं अपने मेवाड़ को, अपने चित्तौड़ को इन आक्रांताओं के चंगुल से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक मैं राजमहलों की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। सोने चांदी के थाल मेरे लिए वर्जित होंगे, मैं पत्तलों पर भोजन करूंगा, मखमल के बिस्तर मेरे लिए नहीं बने हैं, मेरी शैया यह कठोर धरती और घास फूस होगी। यह सिर्फ एक राजा की प्रतिज्ञा नहीं थी, यह एक राष्ट्र की आत्मा की चीख थी। अकबर जो आगरा के किले में बैठकर हिंदुस्तान के नक्शे पर अपनी मुहर लगा रहा था, उसकी नजरों में मेवाड़ एक कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे यह बात रास नहीं आ रही थी कि जब पूरा हिंदुस्तान उसके आगे सजदा कर रहा है तो मुट्ठी भर सैनिकों वाला यह राजपूत राजा उसकी सत्ता को चुनौती कैसे दे सकता है। अकबर यह भली भांति जानता था कि मेवाड़ सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। अगर प्रताप नहीं झुके तो कल को बगावत की ये चिंगारी पूरे मुल्क में फैल सकती है। प्रताप की इस खामोश तैयारी से अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेवाड़ की हवाओं में बारूद की गंध घुलने लगी थी। दोनों ही पक्ष जानते थे कि एक महायुद्ध अब टाला नहीं जा सकता, लेकिन अकबर जो युद्ध से पहले कूटनीति के शतरंज खेलने में माहिर था, उसने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह प्रताप को झुकाने के लिए तलवार से पहले बातचीत के मोहरे भेजेगा, और यहीं से शुरू हुई सम्मान और अहंकार की वह मनोवैज्ञानिक जंग जो हल्दी घाटी की उस लाल मिट्टी की नींव रखने वाली थी। कूटनीति का अंत और रणभेरी का शंखनाद। अकबर एक बेहद चतुर और दूरदर्शी शासक था। वह भली भांति जानता था कि मेवाड़ के उन दुर्गम पहाड़ों और खूंखार जंगलों में अपनी शाही सेना को झोंकना एक बहुत बड़ा जोखिम है। राजपूती खून जब उबलता है तो वह मौत को भी एक उत्सव की तरह गले लगाता है। इसलिए तलवारें म्यान से बाहर निकालने से पहले अकबर ने शब्दों और संधियों का जाल बिछाने का फैसला किया। उसने सोचा कि जो काम तोपें और हाथी नहीं कर सकते, वह शायद कूटनीति के मखमली शब्दों से हो जाए। प्रताप को मुगलिया आधिपत्य स्वीकार कराने के लिए अकबर ने एक के बाद एक 4 शांति दूत मेवाड़ भेजे। इसके बाद अकबर ने अपना सबसे बड़ा और मनोवैज्ञानिक दांव खेला। उसने आमेर के कुंवर मानसिंह को अपना दूत बनाकर भेजा। मानसिंह मुगलों के सबसे खास और भरोसेमंद सिपह सालारों में से एक थे। अकबर की चाल साफ थी, एक राजपूत ही दूसरे राजपूत को समझा सकता है, या यूं कहें कि एक राजपूत ही दूसरे राजपूत के अहंकार को चुनौती दे सकता है। जब मानसिंह मेवाड़ की धरती पर भारी शाही लश्कर के साथ पहुँचे तो उनका स्वागत उदय सागर झील के किनारे किया गया। राजपूती परंपरा के अनुसार मेहमान के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया गया।
लेकिन जब भोजन का समय आया तो मानसिंह ने देखा कि महाराणा प्रताप वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनकी जगह प्रताप के युवा पुत्र कुंवर अमर सिंह ने मानसिंह का स्वागत किया। मानसिंह के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उन्होंने भरे दरबार में पूछा, महाराणा प्रताप कहाँ हैं? क्या वे हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे? अमर सिंह ने बहुत ही शालीनता लेकिन एक छिपे हुए व्यंग्य के साथ उत्तर दिया, महाराणा के पेट में कुछ पीड़ा है, इसलिए वे इस भोज में शामिल होने में असमर्थ हैं। मानसिंह कोई मूर्ख नहीं थे। वे तुरंत समझ गए कि पेट का दर्द तो सिर्फ एक बहाना है। असल में प्रताप उनके साथ एक पंगत में बैठकर भोजन करना अपने स्वाभिमान के खिलाफ मानते हैं। मानसिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी थाली वहीं छोड़ दी और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़े हो गए। उनकी आवाज में मुगलिया सल्तनत का गुरूर झलक रहा था। मैं जानता हूँ कि महाराणा के पेट में कौन सा दर्द उठ रहा है। मैं इस दर्द का पक्का इलाज जानता हूँ। प्रताप से कह देना कि जिस राजपूत ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली हो, उससे घृणा करना उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। तभी पर्दे के पीछे से एक कड़कती हुई और पहाड़ जैसी भारी आवाज गूंजी। वह आवाज स्वयं महाराणा प्रताप की थी। कुंवर मानसिंह, हम उस थाली में भोजन नहीं कर सकते जिस थाली को उन हाथों ने छुआ हो जिन्होंने अपनी कुल की मर्यादा और अपनी बेटियों का सौदा तुर्कों के साथ कर दिया हो। सम्मान कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है जिसे मुगलिया खजाने के सिक्कों से खरीदा जा सके। यह शब्द नहीं थे, ये मानसिंह के सीने में उतरने वाले दहकते हुए तीर थे। यह एक ऐसा सीधा और तीखा अपमान था जिसने मानसिंह के भीतर बदले की आग भड़का दी। मानसिंह ने अपना आपा खो दिया और जाते जाते खुली धमकी दी, मैं तुम्हारे इस खोखले गुरूर को रणभूमि की धूल में मिला दूंगा। याद रखना प्रताप, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। प्रताप ने भी उसी शांत लेकिन खौफनाक लहजे में पलटकर जवाब दिया, हमें आपका इंतजार रहेगा और हाँ, हो सके तो अपने फूफा को भी साथ ले आना। हम मेवाड़ की चौखट पर तुम्हारा स्वागत अपनी तीखी तलवारों से करेंगे। इन 4 कूटनीतिक विफलताओं ने और विशेष रूप से मानसिंह के हुए अपमान ने अकबर के सब्र का बांध तोड़ दिया। आगरा के किले में बैठे बादशाह का अहंकार आहत हो चुका था। अब सुलह के सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। यह मामला अब सिर्फ एक रियासत को जीतने का नहीं रहा था, यह मुगलिया सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। अकबर ने तय किया कि अब इस बगावत को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया और इस ऐतिहासिक महासंग्राम का मुख्य सेनापति किसी और को नहीं बल्कि उसी मानसिंह को बनाया जिसकी आंखों में प्रताप से बदला लेने की खून की प्यास तैर रही थी। यह अकबर की एक और सोची समझी चाल थी, राजपूत की तलवार से ही राजपूत का सिर काटना। मानसिंह के नेतृत्व में मुगलों की एक विशाल और अजेय मानी जाने वाली सेना ने अजमेर से मेवाड़ की ओर कूच किया। इस सेना में हजारों खूंखार घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाने और जंगी हाथी शामिल थे। इधर जब मेवाड़ में मुगलों के कूच की खबर पहुंची तो महाराणा प्रताप ने भी अपनी सैन्य परिषद बुलाई। उनके पास मुगलों की विशाल सेना के मुकाबले केवल कुछ हजार सैनिक ही थे, लेकिन उन सैनिकों की आंखों में खौफ नहीं, अपनी मातृभूमि पर मर मिटने का जुनून था। प्रताप जानते थे कि खुले मैदान में मुगलों की भारी तोपों और हाथियों का सामना करना आत्महत्या होगी, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत अरावली के पहाड़ों को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया। प्रताप ने युद्ध के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो मुगलों के लिए एक मौत का जाल साबित होने वाली थी। वह जगह थी हल्दी घाटी। खमनोर और बलीचा गांव के बीच स्थित यह घाटी इतनी संकरी थी कि इसमें एक बार में सिर्फ कुछ ही सैनिक प्रवेश कर सकते थे। यहाँ मुगलों की तोपें और विशाल सेना पूरी तरह से बेकार होने वाली थी। प्रताप के भील धनुर्धर पहाड़ों की चोटियों पर छिपकर बैठ गए और उनकी छोटी लेकिन खूंखार राजपूत सेना घाटी के मुहाने पर मुगलों के खून की प्यासी होकर खड़ी हो गई। तपती हुई सुबह आसमान से आग बरस रही थी और हल्दी घाटी की वह पीली मिट्टी जल्द ही लाल होने वाली थी। यह मुट्ठी भर राजपूतों का एक आसान शिकार होगा, लेकिन वे अपने गुरूर में यह भूल गए थे कि वे एक साधारण जंगल में नहीं बल्कि मौत की मांद में घुस रहे हैं। जैसे ही मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति घाटी के बीचों बीच पहुंची, पहाड़ों की चोटियों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष ने उस खामोशी के चीथड़े उड़ा दिए। अरावली के शिखरों से अचानक तीरों की वह खौफनाक बारिश शुरू हुई जिसने सूरज की रोशनी को भी ढक दिया। राणा पूंजा भील के अचूक तीरंदाजों ने मुगलों को सोचने तक का मौका नहीं दिया। भारी भरकम मुगलियां तोपें उन संकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में खिलौने की तरह बेकार पड़ी थीं। मुगलों के सीने तीरों से छलनी हो रहे थे और घाटी में मौत का खौफनाक तांडव शुरू हो गया। इसी बीच धूल के गुब्बार को चीरते हुए साक्षात महाकाल रणभूमि में उतरे। यह महाराणा प्रताप थे जो अपने अजेय अश्व चेतक पर सवार थे। भारी भाला, छाती पर भारी फौलादी कवच और हाथों में मौत का पैगाम लिए प्रताप
जिधर से गुजरते मुगलों की लाशों के पहाड़ बिछ जाते। राजपूती तलवारें मुगलिया हथियारों और कवचों को ऐसे काट रही थीं जैसे कोई सूखी लकड़ियां काट रहा हो। प्रताप की सेना में सिर्फ राजपूत ही नहीं थे, बल्कि उनके सेनापति हाकिम खान सूर अपनी अफगानी टुकड़ी के साथ मुगलों पर कहर बनकर टूट रहे थे। हाकिम खान सूर की तलवार ने साबित कर दिया था कि यह जंग किसी धर्म की नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के अहंकार और एक मातृभूमि के स्वाभिमान की थी। युद्ध अपने सबसे भयंकर मोड़ पर था। तभी प्रताप की लाल होती आंखों ने रणभूमि में उस चेहरे को ढूंढ निकाला जिसकी गद्दारी ने इस युद्ध की आग में घी डाला था। आमेर का कुंवर मानसिंह। मानसिंह एक विशाल और खूंखार हाथी के ऊपर सजे एक सोने के हौदे में बैठा अपनी सेना को निर्देश दे रहा था। प्रताप ने चेतक को एड़ लगाई। चेतक जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि प्रताप की आत्मा का विस्तार था, हवा से बातें करता हुआ मानसिंह के हाथी की ओर दौड़ा। जैसे ही चेतक उस दैत्याकार हाथी के करीब पहुंचा, उसने एक ऐसी अकल्पनीय छलांग लगाई जिसे देखकर देवताओं ने भी आसमान से दांतों तले उंगली दबा ली होगी। चेतक ने हवा में उछलकर अपने दोनों अगले पैर उस विशाल हाथी के मस्तक पर टिका दिए। प्रताप ने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपना भारी भाला मानसिंह की छाती का निशाना लेकर हवा में झोंक दिया। भाला आसमान चीरती हुई बिजली की गति से निकला, लेकिन मानसिंह मौत को अपने इतने करीब देखकर खौफ से हौदे के अंदर झुक गया। वह अचूक भाला हाथी के महावत को चीरता हुआ निकल गया। महावत के मरते ही हाथी पागल हो गया और चिंघाड़ता हुआ मुगलों की सेना को ही कुचलता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मानसिंह के भागते ही मुगल सेना का मनोबल चकनाचूर हो गया। मुगलों में भगदड़ मचने ही वाली थी कि तभी युद्ध के मैदान में एक ऐसा दानव आगे आया जिसकी परछाई भी दहशत पैदा करती थी। वह था बहलोल खान। अत्यंत लंबा, भारी भरकम फौलादी ईरानी कवच से ऊपर से नीचे तक ढका हुआ और एक ऐसे ही दैत्याकार अरबी घोड़े पर सवार। उसके हाथ में एक विशाल दोधारी तलवार थी। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह सोचता था कि प्रताप को तो वह खिलौने की तरह मसल देगा। वह दहाड़ लगाता हुआ और हवा में अपनी भारी तलवार घुमाता हुआ सीधा महाराणा प्रताप की ओर लपका। उसने दूर से ही ललकारा, प्रताप, आज तेरी मौत मेरे हाथों तय है। आज मैं तेरे इस राजपूती घमंड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रताप की आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट, बस एक सर्द और खौफनाक शांति थी। उन्होंने बहलोल खान के प्रहार को रोकने की कोई जल्दबाजी नहीं की। सिर्फ एक ही वार में प्रताप ने उस अजेय और विशालकाय बहलोल खान को उसके कवच और उसके घोड़े समेत बीचों बीच से दो हिस्सों में चीर कर रख दिया। खून का एक भयानक फव्वारा छूटा और बहलोल खान के शरीर के दो टुकड़े घोड़े के दो टुकड़ों के साथ रणभूमि की लाल मिट्टी में जा गिरे। युद्ध के मैदान में एक पल के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। हवाओं ने बहना बंद कर दिया। मुगल सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो बहलोल खान मुगलों के लिए आतंक का सबसे बड़ा हथियार था, वह आज मेवाड़ के सिंह के सामने एक गाजर मूली की तरह कटकर जमीन पर पड़ा था। इस एक प्रहार ने मुगलों की आत्मा को अंदर तक कंपा दिया। उन्हें लगने लगा कि वे किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी अलौकिक महाकाल से लड़ रहे हैं। खौफ इतना भयानक था कि मुगल सैनिकों के हाथों से तलवारें छूट गईं और वे भागो भागो, प्रताप साक्षात काल है चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागने लगे। स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा और स्वाभिमान की अमर विजय बहलोल खान के उस खौफनाक अंत ने मुगलों की रूह को इस कदर कंपा दिया था कि वे महाराणा प्रताप को साक्षात यमराज समझने लगे थे। लेकिन अकबर की वह शाही सेना एक टिड्डी दल के समान थी। एक कटता तो 10 उसकी जगह लेने आगे आ जाते। मुगलों के सुरक्षित दस्तों ने अब प्रताप को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। युद्ध का मैदान अब एक ऐसे खूनी दलदल में तब्दील हो चुका था जहां हर कदम पर लाशें बिछी थीं और हवाओं में सिर्फ चीखें और तलवारों की झंकार गूंज रही थी। इसी भयंकर मारकाट के बीच एक और त्रासदी जन्म ले रही थी। मानसिंह के हाथी पर उस अकल्पनीय प्रहार के दौरान हाथी की सूंड में बंधी उस जहरीली और भारी तलवार से चेतक का एक पिछला पैर बुरी तरह कट चुका था। मेवाड़ के उस दिव्य अश्व की नसों से रक्त की धार फूट पड़ी थी। कोई भी साधारण घोड़ा इस असहनीय पीड़ा में उसी क्षण दम तोड़ देता, लेकिन चेतक की रगों में भी तो उसी मेवाड़ का पानी बह रहा था। 3 पैरों पर होने के बावजूद वह स्वामी भक्त अश्व अपने दर्द को पी गया और अपने राणा को बचाने के लिए हवा के वेग से दुश्मनों को चीरता रहा। प्रताप के शरीर पर भी अब तक अनगिनत घाव लग चुके थे। उनका फौलादी कवच खून से लाल हो चुका था। मेवाड़ के सूर्य को इस तरह मुगलों की विशाल भीड़ के बीच घिरता देख प्रताप के एक परम निष्ठावान सरदार झाला मान का राजपूती खून खौल उठा। उन्होंने समझ लिया कि अगर आज राणा को कुछ हो गया तो मेवाड़ का स्वाभिमान हमेशा के लिए अनाथ हो जाएगा। अपनी जान की परवाह किए बिना झाला मान दुश्मनों की भीड़ को चीरते हुए साक्षात काल की तरह राणा के पास पहुँचे। उन्होंने बिजली की फुर्ती से महाराणा प्रताप के सिर से वह राजसी छत्र और मेवाड़ का मुकुट उतार लिया और उसे स्वयं पहन लिया। महाराणा, इस मातृभूमि को आपकी आवश्यकता है। मेरे
जैसे हजार झाला इस मिट्टी पर कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन मेवाड़ का यह सूर्य आज अस्त नहीं होना चाहिए, झालामान ने गरजते हुए कहा और राणा को रणभूमि से बाहर निकलने का आग्रह किया। राजसी छत्र देखते ही मुगलों की पूरी फौज ने झालामान को ही महाराणा प्रताप समझ लिया और भूखे भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ी। झालामान हंसते हंसते तलवारें चलाते हुए मुगलों के बीच घुस गए और अपने प्राणों की आहुति देकर बलिदान की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सदियां कभी भुला नहीं पाएंगी। उधर चेतक समझ चुका था कि उसके स्वामी की जान खतरे में है। वह 3 पैरों पर ही रणभूमि से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे 2 मुगल सरदार जानलेवा गति से उनका पीछा कर रहे थे। अरावली की उन पत्थरीली और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करता हुआ चेतक आगे बढ़ रहा था कि अचानक रास्ते में एक बहुत चौड़ा बरसाती नाला आ गया। नाले में पानी का तेज बहाव था। एक बिल्कुल स्वस्थ और ताकतवर घोड़े के लिए भी इतनी बड़ी छलांग लगाना लगभग असंभव था। मुगलों के घोड़ों ने नाले के पास आकर अपने कदम रोक दिए, लेकिन वह चेतक था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपनी बची हुई आखिरी सांस, अपनी नसों का आखिरी कतरा और अपनी आत्मा की पूरी शक्ति बटोरी और एक ऐसी अविश्वसनीय छलांग लगाई जिसने गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को धता बता दिया। हवा में तैरता हुआ वह दिव्य अश्व उस चौड़े नाले के पार जा गिरा। मुगलों की फटी आंखें बस उस चमत्कार को देखती रह गई। नाला पार करते ही चेतक निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। महाराणा प्रताप ने तुरंत नीचे उतरकर अपने उस मूक लेकिन सबसे सच्चे साथी का सिर अपनी गोद में रख लिया। मेवाड़ का वह फौलादी शेर जो दुनिया की किसी भी ताकत के आगे नहीं रोया, आज एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। चेतक ने अपनी दर्द भरी आंखों से अपने स्वामी को आखिरी बार देखा, मानो कह रहा हो कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया। राणा और प्रताप की बाहों में ही अपने प्राण त्याग दिए। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह मेवाड़ के इतिहास का वह स्वर्णिम पन्ना बन गया जिसकी पूजा आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी में की जाती है।